हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो कि एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में जो है ये आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण, जल प्रदूषण और उसका नियंत्रण, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट और एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स, यानी कृषि रसायन और उनके प्रभाव, फिर रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता, उसके अलावा समताप मंडल में जो ओजोन अवक्षय है उसके बारे में, और संसाधन के अनुचित उपयोग और अनुचित अनुक्षरण द्वारा जो है निम्नीकरण, यानी डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, और सबसे लास्ट में जो है डिफॉरेस्टेशन। तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा से तो पॉल्यूटेड था नहीं, तो वो किस तरह से जो है पॉल्यूशन हुआ है उसमें। अब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जो है, जो लास्ट 100 ईयर्स है हमारे, उनमें जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, जो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है फूड, वाटर और होम और इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की जो है डिमांड, जो है कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इस डिमांड से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, जो नेचर है उस पर ज़्यादा भार पड़ने लग जाता है। तो यहाँ जो है इसकी वजह से क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, ज़्यादा रिसोर्सेज यूजेस होने की वजह से जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब पॉल्यूशन जो है क्या होता है कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होना, किसी भी फिज़िकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वायु के, लैंड के, वाटर के, सॉइल के, तो इनमें जो है किसी भी प्रकार का जो है अनडिज़ायरेबल चेंज होना, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में पास किया था, और जिसकी जो कि जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इनके लिए ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? 1986 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम देखेंगे एयर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल। वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। वायु जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो उसमें हम जो रेस्पिरेटरी नीड्स जो है हमारी, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होती है। अगर इसमें जो है पॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, इसमें जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे? हमको क्षति पहुंचाएंगे। हमारी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं वो ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगी सब लोगों में। पॉल्यूशन से जो है, उसके अलावा ये जो पौधे वगैरह हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इनका। इसकी वजह से जो पौधे हैं वो अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं, और ये मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर जो है काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट रहता है जो पॉल्यूटेंट्स है उनका। तो ये जो है अगर हम लगातार जो है इनके उसमें रहें, एक्सपोजर में रहें, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। अब इसको जो है किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? यहाँ पे जो है स्मोक स्कैटस, यानी स्मोक स्टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है, विद्युत संयंत्र जो है उनमें, और जो उसके अलावा जो स्मेल्टर्स हैं और बाकी की इंडस्ट्रीज है जिनमें गैसेस जो है वो निकलती हों पॉल्यूटेंट्स के रूप में, एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में, और उसके अलावा हार्मफुल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी इनके साथ निकलती हों। यहाँ पे जो है ये गैस जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये निकलती है इन उद्योगों से, और गैसीय वायु प्रदूषक भी निकलते हैं, तब हम जो है यहाँ पे एक तरह के जो पॉल्यूटेंट्स को रोकने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये जो पॉल्यूटेंट है, ये हानिकारक गैस को छोड़ने से पहले इन प्रदूषकों को पृथक करने के लिए या निस्यंदित यानी फिल्टर्ड कर बाहर निकाल देना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम स्क्रबर का यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उनका यूज़ किया जाता है। तो विद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि
जो ताप विद्युत संयंत्र के ये निर्वातक होते हैं, एग्जॉस्ट में मौजूद जो है 99% जो गैस है उसको ये फ़िल्टर कर देता है। जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको ये जो है रिमूव कर देता है थर्मल पावर प्लांट के। इसमें क्या होता है, हाई वोल्ट जो है इसमें मेंटेन किया जाता है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड का तार होता है जिससे हज़ारों वोल्ट जो है वो गुजरता है। थाउजेंड ऑफ वोल्टेज जो है यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता है। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक कोरोना उत्पन्न करता है ये जो है उस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना उत्पन्न करता है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन जो है धूल के कणों से सट जाते हैं और इन्हें जो है ऋण आवेशित जो है ये नेगेटिव चार्ज प्रदान कर देते हैं। और उसके बाद जो ये संचायक पट्टिकाएं जो है नीचे की ओर जाती है और जो आवेशित धूल कण है, जो चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, उनको ये आकर्षित कर लेती है। यहाँ पट्टिकाओं के बीच वायु वेग वेलोसिटी काफ़ी कम होनी चाहिए जिससे कि धूल कण जो है वो नीचे गिर जाएं। और उसके अलावा जो मार्जक स्क्रबर नामक जो संरचना है ये भी यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, वाटर या फिर जो लाइम है उसका स्प्रे किया जाता है और जो गैसेस हैं उसको फिल्टर किया जाता है इससे। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है जैसी गैसों को ये हटा सकते हैं जो स्क्रबर है। तो यहाँ पे निर्वात जल या फिर चूने की फुहार से होकर ये गुजरता है और इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं, कणीय पदार्थ, वो यहाँ पे वो यहाँ पे जो है नहीं हटाए जा सकते हैं। तो उनके लिए जो है जैसे 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे भी कम के जो है जो व्यास वाले जो पदार्थ हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इनको जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये जो सूक्ष्म कण है ये हमारे फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं और इनसे क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो डैमेज हो जाता है, यानी वहाँ पे उत्तेजना, शोथ और फेफड़ों की क्षति या फिर अकाल मृत्यु भी हो सकती है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो स्वचालित वाहन है वो भी वायुमंडल प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा कारण है, जैसे स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो यहाँ पे अब तो जो है बहुत ज़्यादा जो है गाड़ियों का नंबर हो गया, तो यहाँ पे इनको प्रॉपरली जो मेंटेन करने, इनकी मेंटेनेंस होनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा लेड फ्री पेट्रोल या फिर डीजल यूज़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लेड जो है, जो सीसा है, वो बहुत बड़ा जो है पॉल्यूटेंट है, स्पेशली किड्स के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पे इनमें जो है एक उत्प्रेरक परिवर्तक जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो लगाया जाता है इन वाहनों में, जो कि कीमती धातु यानी प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर रोडियम के बने होते हैं। तो इनको जब ये कन्वर्टर, जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है उत्प्रेरक, जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं, इनसे क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिए जाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में जो है परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन इनके जो है प्रॉपरली काम करने के लिए क्या है कि जो लेड रहित, जो सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का जो है उपयोग करना चाहिए, ताकि ये आराम से काम कर सके, क्योंकि जो सीसा है, जो लेड है, वो इस कन्वर्टर को, जो है उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है। जो कैटालिटिक पावर है इसकी, उसको ये इनएक्टिवेट कर देता है। वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण। यहाँ पे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में आया, लेकिन इसमें 1987 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया था, और उसके बाद जो है नॉइज़, यानी जो अनडिज़ायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड है, उसको भी इसमें ऐड किया गया था 1987 में। यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है कि जो वायु प्रदूषण का नियंत्रण जो है दिल्ली में कैसे हुआ था। तो दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा लार्ज व्हीकुलर ट्रैफिक था, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे पॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ गया। अब भी जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और टॉप जो है वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ में आता है पॉल्यूशन में। बट जो है 90s में क्या था कि जो दिल्ली की रैंक थी वो 41st सर्वाधिक प्रदूषित
नगरों में 1990 में। तो यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल वाली बसेस जो है उनको बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी गैस जो है उसको यहाँ पे वो वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इसको यूज़ किया जाने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुअली जो पोल्यूशन लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया था यहाँ पे। तो ये जो है गवर्नमेंट अब भी जो है बहुत सारे मेजर्स ले रही है ताकि पोल्यूशन का लेवल जो है वो कम किया जा सके। अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कम हो गया है, बट जो इन नॉर्मल सिचुएशन जो है गवर्नमेंट बहुत सारे जो है एक्ट्स बनाती है और बहुत सारे जो है रूल्स वगैरह जो है वो इम्पोज करती है ताकि जो पॉल्यूशन वगैरह का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे जो है सीएनजी गैस का यूज़ किया गया था। तो सीएनजी जो है वो अच्छी तरह से जलती है, इस वजह से जो है बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पे जलने से बच जाता है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत कम मात्रा में जो है ये पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है, क्योंकि अच्छी तरह से बर्न हो रही है ये। जैसे कि डीजल और पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो सीएनजी जो है वो चीपर भी है देन पेट्रोल एंड डीजल। और उसके अलावा ये जो है इसको अडल्ट्रेट भी नहीं कर सकते, यानी कि इसको जो है आप अपमिश्रित भी नहीं किया जा सकता और इसकी चोरी भी नहीं की जा सकती है। तो ये और ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। तो लेकिन इसके लिए जो है एक बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने किए थे कि पाइपलाइंस वगैरह बिछाई और जो है स्टेशंस बनाए इसके। तो ये जब हम कोई नया फ्यूल जो है जो लेस पॉल्यूटेंट हो और उसको यूज़ करते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, और उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि उनका जो है यूज़ किया जा सके। सो इसके साथ ही जो है दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए अन्य उपाय किए गए वो है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको धीरे धीरे हटा दिया गया, सीसा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग का और ये कम कर दिया गया। उसके अलावा सल्फर युक्त जो पेट्रोल है, गंधक युक्त पेट्रोल है, डीजल, इसका भी उपयोग कम किया गया, और वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग किया जाना, और वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर जो है उसको लागू करना आदि, ये सारे जो है लागू किए गए थे। इसके अलावा जो भारत सेकेंड जो है उनका मास इमिशन जो है वो किया गया। अब ये जो है एप्लीकेबल नहीं है इंडियन सिटीज़ में। अब जो है भारत यहाँ पे एक टेबल दे रखी, भारत स्टेज 4 के जो है वो 2017 से जो है लागू है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स सारे के सारे। तो ये भारत स्टेज 4 जो है सारे के 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 पहिया वाहनों में 2017 से जो है ये लागू किए गए ताकि जो पोल्यूशन का जो लेवल है जो कि ऑटोमोबाइल से होता है उसको कम किया जा सके। अब है वाटर पोल्यूशन और इसका कंट्रोल कैसे होता है। तो ये जो है 1987 में जो वायु प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1981 को अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, और उसके अंदर जो है शोर यानी नॉइज़ को भी जो है जोड़ा गया, जो कि एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है। अगर जो है 80 डेसिबल से ऊंची जो है जो साउंड होती है वो क्या मानी जाती है, नॉइज़ पॉल्यूशन के अंडर आती है। तो जैसे कि 150 डेसिबल या इससे ज़्यादा स्तर की जो है ध्वनि होती है, तो अगर थोड़े समय के लिए भी सुनाई दे तो जो है कर्णपट जो ईयर ड्रम है वो ख़राब हो सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो उन सुनने की क्षमता भी जो है वो जा सकती है इससे। तो ये ध्वनि भी जो है वो एक नॉइज़ पॉल्यूशन ही है, और इससे भी जो है नुकसान होता है। एक लेवल होता है साउंड का जिसको हमारी बॉडी जो है टॉलरेट कर सकती है। अगर उस लेवल के ऊपर जो है साउंड प्रोड्यूस हो तो हमारी बॉडी में जो है जलने की जो सेंसेशन वगैरह है हो जाएगी, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो 80 डेसिबल से ऊपर जो है जो भी साउंड होती है वो पॉल्यूशन के अंडर ही आएगी। सो इससे जो है अनिद्रा, हृदय स्पंद, हार्ट बीटिंग का बढ़ जाना, श्वसन तरीके में परिवर्तन आना, मनुष्य जो है इससे पीड़ित हो सकता है, और जिसके कारण वो काफ़ी तनाव की स्थिति में रहता है। सो नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है जो नो हॉर्न फ्री जोन्स बनाए जाते हैं हॉस्पिटल और स्कूलों के पास में, और जो है परमिसिबल साउंड लेवल के क्रैकर्स जो है वो चलाने की छूट दी जाती है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, ये अलग बात है। और
इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं कि पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन। अब है जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है वाटर का, सब चीज़ों में वाटर का यूज़ होता है हमारे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम वाटर का यूज़ ना करते हो। तो अब ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत जो है गलत इस्तेमाल करने लग गया है, इसका दुरुपयोग कर रहा है पानी का। तो इसमें बहुत सारे वेस्ट जो है हम छोड़ दे रहे हैं, तो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है इससे। अब यहाँ पे जो है नदियों में हमने बिना उसको ट्रीट किए पानी को छोड़ दिया, तो उसका जो है पॉल्यूशन उसमें बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि 1974 में जल प्रदूषण निरोधन एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, ताकि जो हमारे जल संसाधन है उनको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब डोमेस्टिक सीवेज और उसके अलावा जो घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बहिस्राव है, तो अगर पानी में केवल 0.1% भी जो है ये जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाएं, तो वो हमारे जो कंजम्पशन है उसके लिए अनफिट हो जाता है, ह्यूमन यूज़ के लिए जो है वो अनफिट हो जाता है। तो सॉलिड जो है उनको रिलेटिवली ईजी होता है, जो ठोस होता है उसको आसानी से जो है ठोस पदार्थों को निकालना आसान होता है, जबकि जो उनमें जो घुले हुए जो लवण हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये बाकी के जो पोषक तत्व हैं और विषैले धातु आयन जो है और कार्बनिक यौगिक हैं, इनको निकालना बहुत कठिन होता है। जो घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका अपघटन डिकम्पोजिशन जो है वो आसानी से हो जाता है, जो बैक्टीरियाज वगैरह की वजह से जो है हो जाता है, क्योंकि ये जो जैव पदार्थों का उपयोग जो है कार्यद्रव यानी सबस्ट्रेट के रूप में भी करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका तो आराम से जो है डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं उनका किस तरह से जो है वो हम उनको निकालेंगे पानी से। तो अब क्या है कि जो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है सीवेज वाटर में, ये इसकी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको मेजर करता है ये। ये रासायनिक आवश्यकता जो है, जीव रासायनिक आवश्यकता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड माप कर जैव पदार्थ की जो मात्रा का आकलन किया जा सकता है। तो अब यहाँ ये जो BOD है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसके बीच में जो है एक रिलेशन शो करता है ये। अब जो सीवेज डिस्चार्ज है उसको नदी में छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। उसमें या तो जो है अगर बायोडिग्रेडेबल है तो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो डाल दिए जाते हैं उससे जो है, और जो हैवी मेटल्स वगैरह उनको अलग अलग तरीके से जो अलग किया जाता है, और वाटर को जो है कंपैरेटिवली प्योर करके और फिर ही जो है नदियों में छोड़ा जाता है। ये जो है इनकी अगर अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए तो एक बार क्या होता है कि जैव पदार्थों के निम्नीकरण से बायोडिग्रेडेशन सूक्ष्म जीव जो है वो ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा का उपयोग जो है करते हैं, और यहाँ पे जो वाहित विसर्जन स्थल है उस पर भी अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में जो है तेज़ी से गिरावट आती है। इसके कारण मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो है वो मर जाते हैं, वो उनकी डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो प्रेजेंस है लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, इससे एक्सेसिव ग्रोथ होती है जो पलवकीय यानी जो प्लैंक्टोनिक है, फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, उनके कारण उनकी, और इसकी वजह से जो है एल्गल ब्लूम होता है, शैवाल प्रस्फुटन जो है वो हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो है कलर भी वो बदल जाता है, ग्रीन कलर के हो जाते हैं वो, देखा होगा ये आपने। तो इसकी वजह से जो जल की गुणवत्ता वो घट जाती है और मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं, और ये मनुष्य और जानवरों के लिए बहुत विषैले होते हैं ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये। तो एक मेन जो है यहाँ पे वो है वाटर हाइकिंथ, यानी आप जो है नीला शोण जो है ये रंग के सुंदर फूलों को देखा होगा, जो कि बहुत जो है ब्राइट कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं ये, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वृद्धि करते हैं। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉब्लमैटिक जो है एक्वेटिक वीड है ये, जो वाटर हाइकिंथ है। यहाँ जो पिक्चर देखिए उसमें दिखा रखा है ये एल्गल ब्लूम जो है पूरा ग्रीन ग्रीन काई सी जम गई है यहाँ पे। तो जल हाइसेंथ जो है ये आइकॉर्निया कैसिपिज, ये एक वीड है जो अपने आप ही उगती है। हम इसको जो है
मतलब ये उतनी स्पीड से बढ़ती है कि हम इसको जो है निकाल भी नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा जो ये खरपतवार है ये, तो इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। और ये जो है पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और ये यहाँ पे जो तंत्र गति है उसको असंतुलित कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो एल्गल ब्लूम है, जो सीवेज है उसकी वजह से जो है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनको ये मिल रहे हैं, तो जिस वजह से ये बढ़ते जाते हैं और जो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें रहने वाले वो मर जाते हैं। तो उसके अलावा यहाँ जो है हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों से वाहित मल भी जो है उसमें बहुत सारे रोगजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमको पेशिश यानी अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, हैजा, कॉलरा आदि भी जो है हो सकते हैं। ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से होती है। और डोमेस्टिक सीवेज और वाटर जो वेस्ट वाटर है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन वगैरह से, तो यहाँ पे हैवी मेटल्स जो हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ रासायनिक उत्पादन आदि जो है अवशिष्ट जल, प्राय विषैली पदार्थ, खासकर भारी धातु तत्व जिनका घनत्व जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, जैसे कि पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा, ये भी जो है इनमें निकलते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल होते हैं। इनसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। उसके अलावा कुछ जो है विषैले पदार्थ होते हैं जो कि जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि डीडीटी है, और ये जो है हाई ट्रॉपिक लेवल में जो है पास होते जाते हैं। तो ये बायोमैग्निफिकेशन के लिए क्या है कि ये फैट सोल्यूबल होना चाहिए और ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तभी बायोमैग्निफिकेशन जो है वो हो सकता है। अगर ये वाटर सोल्यूबल होगा तो ये बह जाएगा और मतलब स्टोर नहीं हो पाएगा बॉडी में और आगे जो है ट्रॉपिक लेवल पे जा नहीं पाएगा। तो ये फैट सोल्यूबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो सांद्रता है उसमें वृद्धि हो जाती है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये है जो पॉल्यूटेंट है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ ये जैसे कि डीडीटी है और पारा है, इसका एग्जाम्पल है। सो ये जो है क्रमिक पोषण स्तरों में जो डीडीटी की सांद्रता है, देखो 0.003 पीपीपी से, यानी पार्ट पर बिलियन से ये 25 पीपीपीएम हो जाएगी, पर मिलियन हो जाती है। तो मतलब कितना ज़्यादा ये बढ़ गया है। तो ये भी जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं वो इनको खा लेते हैं और उसकी वजह से जो हायर कंसनट्रेशन है डीडीटी का, तो वो बर्ड्स में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको ही डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो अंडे के जो शेल है, एग शेल जो है वो कमज़ोर होते हैं, थिन पतले से हो जाते हैं और वो जल्दी पहले ही फूट जाते हैं, बच्चे पैदा होने से पहले ही वो फूट जाते हैं। तो जिससे क्या है कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है उनकी पॉपुलेशन में। तो पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। यहाँ पे एक जो है फूड चेन जलीय खाद्य श्रृंखला दे रखी है, जिसमें जो जल है वहाँ पे ये 0.003 में जो है इसका अमाउंट प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें ये 0.004 हो गया, फिर नेक्स्ट में 0.05, और जो बड़ी मछली है उसमें 2 ppm हो गया है, और जो मत्स्य पक्षी है उसमें ये 25 ppm तक जो है पार्टिकल पर मिलियन में हो जाता है ये। सो ये उनको जो है एडवर्सली इफेक्ट करता है, उनके एग्स को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अब सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो ये जो है बहुत सारे सेंचुरीज़ में जो है ये प्रोसेस होता रहता है धीरे धीरे। यूट्रोफिकेशन का जो नेचुरल एजिंग है, ये जो झीलें हैं उनकी प्राकृतिक काल प्रभावन होता है, ये नेचुरल एजिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो यंग लेक्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनका पानी ठंडा होता है, उनमें जो है लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे बहुत सारी नदियाँ जो है उनमें पानी लेके आती हैं और उसके साथ साथ अवसाद वगैरह भी लेके आती है, जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे वहाँ पे जमते जाते हैं और बहुत सारी सेंचुरीज़ के बाद जो है वो लेक जो है वो फर्टिलिटी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से उसकी उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है और वैसे वैसे पादप और प्राणी जो है वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है एजिंग होती है नेचुरली। लेकिन अब क्या है कि ये आर्टिफिशियली होने लगी और बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगी है। पहले तो ये इसको सेंचुरीज़ लगती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि हम लोग जो है क्या है कि फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करने लग गए। तो वो फर्टिलाइज़र्स में जो नाइट्रोजन और इनका जो अमाउंट है फॉस्फोरस का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पानी के साथ बह के चला जाता है। तो ये एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन या फिर कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो त्वरित सुपोषण
जो है इसको कहा जा सकता है, जो तुरंत हो जाता है। और इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स जो एल्गल ब्लूम है वो ले लेगा, और बाकी के जो नीचे के पौधे और प्राणी हैं उनको ये मिलेगा नहीं, तो वो मर जाएंगे। सो इस तरह से जो है ये नुकसानदेह है। अब इसका क्या है, सो इस प्रकार झील जो है वो वास्तव में घुट कर मर सकती है। वो मतलब वो नेचुरली जो है उसकी एजिंग नहीं हो रही है, वो इस तरह से जो है आर्टिफिशियली जो है हम उसको मार रहे हैं। सो विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापीय जो विद्युत संयंत्रों से बाहर निकलने वाला जो अवशिष्ट है वो जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक होते हैं। ये जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है ये पॉल्यूटेंट्स की। तो थर्मल वेस्ट वाटर जो है वो क्या करता है, जो हाई टेम्परेचर है उन ऑर्गेनिजम्स को जो है जो इस टेम्परेचर्स को सेंसिटिव होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। तो प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह को रोक देता है, फिश की ग्रोथ को रोक देता है। और सो इस तरह से जो है डैमेज होता है हमारी फ्लोरा और फोना को। सो ये दो तरह के पॉल्यूशंस हमने पढ़े। नेक्स्ट जो है बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।